सीबीएसई और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को सरकारी स्कूलों में अनिवार्य बनाने के आप सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि बच्चों में सांप्रदायिक सोच को रोकने के लिए एक अच्छा कदम है और यही है हमारा आज का केस ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ में भेजना जरूरी है या नहीं। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का फैसला दिया था। इस प्रावधान के जरिए उसका भी हनन किया गया। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी को इसे मंजूरी दी थी। इसके तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग आरक्षण के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ 1 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। तलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में दुबई से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी की तरफ से हाई कोर्ट को यह जानकारी उस वक्त दी गई जब हाई कोर्ट दीपक तलवार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हालांकि अदालत ने दीपक तलवार की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने कहा है कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लंबित है, इसलिए जब तक वहां से फैसला नहीं आ जाता तब तक इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट से दीपक तलवार की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। पटियाला हाउस कोर्ट की जज संतोष स्नेही मान इस पर 30 मार्च को सुनवाई करेंगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तलवार के वकील से पूछा कि आपने अभी तक जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की। इस पर तलवार के वकील ने जवाब दिया कि अभी तक ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। इसी कारण से हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि दीपक तलवार पर ईडी ने कौन से आरोप लगाए हैं। इस वजह से जमानत याचिका भी दाखिल नहीं की गई है। सीबीआई के साथ ईडी भी दीपक तलवार के खिलाफ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ली गई 90 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम के गलत इस्तेमाल की भी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली राम की जन्मभूमि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने राम की जन्मभूमि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि इससे अयोध्या भूमि विवाद में जारी मध्यस्थता प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया और फिल्म प्रदर्शित होने के बीच कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह राम की जन्मभूमि फिल्म को लेकर दायर याचिका पर 2 सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। यह फिल्म 29 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष आई है। राम की जन्मभूमि फिल्म का निर्देशन मनोज मिश्रा ने किया है। फिल्म की कहानी विवादित राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा था कि संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को यदि सरकार रखता है तो लोगों को सहिष्णु बनना पड़ेगा। अदालत ने टिप्पणी याकूब हबीबुद्दीन तुसी नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। स्वयं को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का वंशज बताने वाले तुसी ने फिल्म राम की जन्मभूमि के रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत पर फैसला 1 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। 1 अप्रैल तक इन दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा की
अग्रिम जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी के वकील डीपी सिंह ने कहा कि हमारे पास वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देने का विरोध किया था। ईडी ने वाड्रा की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और वाड्रा को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के इस्तेमाल के विरोध में हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के इस्तेमाल की इजाजत देने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की सीमा हटाने से चुनावी प्रक्रिया में काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता भी प्रभावित होगी। चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि यह पता लगाना मुश्किल है कि राजनीतिक दलों ने चंदा सरकारी कंपनियों से लिया है या विदेशी स्रोतों से। आयोग ने 15 मार्च को सरकार को पत्र लिखकर राजनीतिक फंडिंग से संबंधित कानूनों में संशोधन करने को कहा था। आयोग ने कहा कि वित्त अधिनियम 2017 के जरिए किए गए इस संशोधन से चुनावी प्रक्रिया में काले धन का इस्तेमाल बढ़ेगा। फर्जी कंपनियों से राजनीतिक दलों को चंदा मिल सकता है। आयोग का मानना है कि पुराने प्रावधान से महज उन्हीं कंपनियों को राजनीतिक चंदा देने की छूट थी जो मुनाफे में चल रही हैं और जिनका रिकॉर्ड ठीक रहा हो। हलफनामे में आयोग ने कहा कि इस पुराने प्रावधान को ही वापस लाया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपना जवाब एडीआर, माकपा सहित कई अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर नीतीश सरकार को फटकार लगाने के बाद अब सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। बिहार के अन्य शेल्टर होम पर दाखिल सीबीआई के आरोप पत्र को सुप्रीम कोर्ट बारीकी से परखेगा। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि बिहार के अन्य शेल्टर होम्स में सीबीआई ने बच्चे के साथ शोषण होने का आरोप लगाया है, लेकिन चार्जशीट में रेप और हत्या की धाराओं को शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने चार्जशीट में मामूली धाराओं को शामिल किया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। 7 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साकेत जिला कोर्ट से इस मामले की रोजाना सुनवाई कर मामले का निपटारा 6 महीने में करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा था कि इस मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन पर जरूरी सूचना उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने कोर्ट से दोनों कंपनियों को जरूरी सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने की मांग की है। शारदा घोटाले में सीबीआई ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर जांच में सहयोग न करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल कर रखी है। इतना ही नहीं, बीते मंगलवार को सीबीआई की ओर से राजीव कुमार से की गई पूछताछ के बारे में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बहुत गंभीर तथ्य सामने आए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के भीतर अर्जी दाखिल कर राजीव कुमार के खिलाफ उचित आदेश मांगने की छूट दी थी। सीबीआई ने राजीव कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फोन सेवा प्रदाता कंपनियों से प्राप्त साक्ष्यों से छेड़छाड़ की है और सीबीआई को सही सबूत नहीं दिए हैं। इन चीजों को देखते हुए सीबीआई की ओर से एयरटेल और वोडाफोन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ये एक नई अर्जी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई किए जाने से इनकार कर दिया है। बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने तीनों बैंकों के विलय पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार ने पिछले साल सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की थी। इस विलय के बाद बनने वाला प्रस्तावित बैंक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा बड़ा बैंक होगा। विलय की
प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच होने वाले विलय से पहले शेयर्स की अदला बदली से जुड़े समझौते को भी अंतिम रूप दिया जा सका है। समझौते के तहत विजया बैंक के शेयर धारक को प्रति 1000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा का 402 शेयर मिलेंगे। वहीं देना बैंक के मामले में शेयर धारकों के प्रति 1000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे। तीनों बैंकों में सबसे कमजोर हालत देना बैंक की है, जिसका एनपीए अनुपात 11.04% है और कुल कारोबार 1.72 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए अनुपात 5.4% है और कुल कारोबार 10.2 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं विजया बैंक का एनपीए अनुपात 4.10 है, जबकि कुल कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए का है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने महकमे में रिश्वतखोरी मामले की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से 6 महीने का और समय देने की मांग की है। उसके आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अप्रैल को तारीख तय की है। रिश्वतखोरी को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की पूर्व विशेष निदेशक डॉक्टर अस्थाना और डीसीपी देवेंद्र कुमार की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट के सामने दाखिल किए गए आवेदन पर पीठ ने सीबीआई से राकेश अस्थाना और देवेंद्र गुप्ता के काउंसिल को अब तक आवेदन की कॉपी नहीं देने का सवाल उठाया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने अदालत को बताया कि उन्होंने सील बंद प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि जब अस्थाना और देवेंद्र कुमार की याचिका खारिज हो गई है तो जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगने को लेकर दाखिल आवेदन की जानकारी उन्हें देने की जरूरत नहीं है। राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार की तरफ से पेश हुए वकील दयान कृष्णन ने अदालत को बताया कि उन्हें आवेदन की प्रति नहीं दी गई और वो नहीं जानते कि इसमें क्या है। दुनिया भर में विभिन्न कामों के लिए रोबोट की मांग बढ़ रही है। कोर्ट में अब रोबोट फैसला सुनाएंगे। उत्तरी यूरोप के एस्टोनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबो जज बनाया गया है, जो निचले कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का निपटान करेगा। ये 5 लाख रुपए तक के केस की सुनवाई करेगा ताकि दूसरे जज फ्री हो सकें। रोबोट की मदद से सुनाए गए सभी फैसले लीगल माने जाएंगे। यहाँ मई के आखिर तक रोबोट जज फैसला देना शुरू कर देंगे। रोबोट कानूनी दस्तावेजों को समझेगा और उनका विश्लेषण करने के बाद ही फैसला सुनाएगा। ये कानूनी भाषा को बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए उसे प्रोग्रामिंग के साथ ट्रेनिंग भी दी गई है। तकनीकी टीम इससे जुड़ी जानकारी और प्रोटोकॉल जारी कर रही है, जिसे कानून विशेषज्ञों की सलाह के बाद बदला भी जाएगा। लेकिन इसके द्वारा दिए गए फैसले को मानव जज के सामने चुनौती दी जा सकेगी। एस्टोनिया के चीफ डाटा ऑफिसर के मुताबिक कुछ लोगों को चिंता सता रही है कि धीरे धीरे कर्मचारी की संख्या कम होने पर सुविधा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे संचालित करने में मदद करेगा। अब बात केस ऑफ द डे की। सीबीएसई और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को सरकारी स्कूलों में अनिवार्य बनाने के आप सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि बच्चों में सांप्रदायिक सोच को रोकने के लिए यह अच्छा कदम है। इस पहल से राष्ट्रीयता भी बढ़ेगी। सिंगल जज बेंच जस्टिस सी हरिशंकर ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 29 एनसीईआरटी और एससीईआरटी को शक्ति देता है। वह कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों का निर्धारण करे। भदोही में एक स्कूल वैन में बिना लाइसेंस घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 19 बच्चे घायल हो गए थे, जिनका इलाज बीएचयू वाराणसी में चल रहा था। उसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में जो स्कूल के वाहन बिना मानक चल रहे हैं, उसके लिए अब तक क्या किया गया है, उसका जवाब दें। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया, ऐसे वाहनों को जो स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं उसके क्या नियम हैं, इस बारे में कोर्ट को अवगत कराएं। अगर इसके लिए ऐसा कोई मानक या पॉलिसी नहीं है तो पूरे प्रदेश के लिए पॉलिसी बनाएं। अब इस मामले पर सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
झारखंड हाईकोर्ट में दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इन विधायकों को 4 हफ्ते में हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। अब मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दल बदल के आरोपी सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किया है। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और जेएमएम महासचिव प्रदीप यादव की ओर से झारखंड विधानसभा के स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इससे पहले चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा गया है। झारखंड हाई कोर्ट में दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी गई थी। आज सुनवाई के दौरान सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों का बीजेपी में शामिल होने को सही और संवैधानिक करार दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में फ्लाईओवर बनाए जाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिला प्रशासन से पूछा कि काला ढूंगी रोड पर से चिन्हित अतिक्रमण को कब तक हटाया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट सोमवार तक कोर्ट में पेश करें। अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। जिलाधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि काला ढूंगी रोड पर से 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया है, जिनमें से 68 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि 3 को नोटिस जारी किया जा रहा है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। याचिका में कहा गया है कि काला ढूंगी रोड खासकर मुखानी के पास आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे स्कूल, ऑफिस या अन्य जरूरी कामों के लिए जाने वाले लोगों का अधिकांश समय जाम में ही बीत जाता है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि इस जाम से निजात दिलाने के लिए काला ढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आजम खान ने अपने खिलाफ कोतवाली रामपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर थाने में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और फिर फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवा लिया। तहरीर में फर्जी तरीके से बनवाए गए अभिलेख के सहारे चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले में रामपुर थाने के आजम खान व उनके परिजनों पर कूट रचना और धोखाधड़ी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकर उसका नुकसान नहीं किया है। उन पर यदि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाने का आरोप सही भी मान लिया जाए तो उस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने व मुकदमे को खत्म करने के लिए आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रयागराज के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पेश हुए। करीब 1.25 घंटे तक कोर्ट के आदेश पर वो हिरासत में रहे। उसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। विशेष कोर्ट ने 25 फरवरी को देवरिया के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 5 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कलराज मिश्र 5 मार्च को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्होंने हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। दरअसल 28 मार्च 2009 को लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत कोतवाली में उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वीरेंद्र सिंह का कहना था कि मैं कोर्ट परिसर में बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी के आत्मसमर्पण के दौरान ड्यूटी पर था। उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और धारा 144 प्रभावी थी। इसके बावजूद बीजेपी नेता कलराज मिश्र, पूर्व विधायक बीके गुप्ता और अन्य बीजेपी नेता अपने समर्थकों सहित काफिले के साथ आए। कलराज मिश्र पर शांति व्यवस्था भंग करने को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।